हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के वीडियोज़ को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेट को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका वेन आरेख से है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि बिल्ली, कुत्ता और पालतू पशु में संबंधों को निम्न में से कौन सा वेन आरेख द्वारा दर्शाया जाएगा। हमें संबंध दर्शाना है वेन आरेख के माध्यम से किसके किसके बीच, बिल्ली, कुत्ता और पालतू पशु। तो बिल्ली, कुत्ता और पालतू पशु के बीच संबंध क्या होगा? तो देखिए, जो बिल्ली होगा, यह आरेख हम बिल्ली के लिए बनाए हैं, तो क्या सभी बिल्ली पालतू पशु होगा? नहीं सर, सभी बिल्ली पालतू पशु नहीं होगा। अगर सभी बिल्ली पालतू पशु होता तो बिल्ली के ऊपर से पालतू पशु बनाते, लेकिन बिल्ली का कुछ पार्ट ही पालतू होता है, कुछ बिल्ली ही पालतू होता है, सभी बिल्ली पालतू नहीं होता है। ठीक है, सभी बिल्ली पालतू नहीं होता है, तो बिल्ली का कुछ पालतू में हम लोग कर दिए, लेकिन कुछ तो होता है। अब आगे बिल्ली हो गया, पालतू हो गया। अब आगे कुत्ता। अच्छा, सभी कुत्ता पालतू पशु होता है क्या? नहीं सर, कुछ कुत्ता पालतू पशु होता है ना। बाकी कुछ आपका आवारा कुत्ता भी हो सकता है, जंगली कुत्ता भी हो सकता है। तो कुत्ता और बिल्ली का कुछ पार्ट क्या होगा? पालतू पशु होगा, यानी कुछ बिल्ली पालतू पशु और कुछ कुत्ता पालतू पशु। तो इन तीनों के बीच, यानी बिल्ली, कुत्ता और पालतू पशु के बीच का जो सबसे बेस्ट आरेख है वह आपका यही होगा। और यह कौन से विकल्प में है? विकल्प बी में है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, नंबर 2 क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपका ओपन डाइस का है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सी संख्या 1 के विपरीत आएगी। डाइस के पूरे क्वेश्चन में हमें यही बताना होता है कि किसके विपरीत में कौन सा संख्या आएगा, चाहे तो क्वेश्चन आपका क्लोज डाइस का रहे या फिर ओपन डाइस का रहे। तो यहाँ पे ओपन डाइस का है, यानी पासे को खोल के दिया गया है और इसमें हमसे पूछा है कि किसके विपरीत में कौन सी संख्या आएगी। तो ओपन डाइस में देखिए कैसे पता लगाते हैं। तरीका यह है ना कि या तो आप ऊपर से नीचे चलिए या फिर आप बाएं से दाएं चलिए। ऊपर से नीचे जो भी नंबर्स, जो भी सरफेस अल्टरनेट में आएगा, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर होता है। जैसे अल्टरनेट काउंटिंग करेंगे तो 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7, इस तरीके से काउंट करेंगे। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर। ठीक है, तो ऊपर से नीचे चलिए या फिर बाएं से दाएं चलिए। जो भी सरफेस, जो भी सतह अल्टरनेट में आएगा वह एक दूसरे के अपोजिट में होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। तो 2 के अल्टरनेट में देखिए तो क्या होगा? 4 होगा। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर। तो 2 के बाद इसको छोड़ दिए, इस सतह को लिए तो इसको छोड़ दिए। अब अल्टरनेट में कौन आएगा? यह वाला सतह। इसके अल्टरनेट में यह वाला सतह आएगा, यानी 2 के अल्टरनेट में 4 आया। इसका मतलब 2 के अपोजिट में 4 होगा और 4 के अपोजिट में 2 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो संख्या है वो आपका 3 है। अब हम यह देखते हैं कि 3 के अपोजिट में कौन सा संख्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, 3 के साथ जो भी सरफेस सटा हुआ है, 3 के साथ जो भी नंबर सटा हुआ है वह 3 के साथ आएगा, वह 3 के विपरीत में नहीं आएगा। तो 3 के साथ आपका 1 आएगा, 5 आएगा, मतलब 3 के विपरीत में कभी भी 1 और 5 नहीं आ सकता है, क्योंकि 1 भी सटा हुआ है और 5 भी सटा हुआ है। 1 का पूरा सरफेस, पूरा सतह 3 के साथ सटा हुआ है और 5 का कॉर्नर, कोना 3 के साथ सटा हुआ है। तो कोई भी नंबर, कोई भी सतह जो किसी सतह के साथ सटा हुआ हो, चाहे तो पूरा का पूरा उसका सतह या फिर उसका कॉर्नर, वह नंबर, वह सतह कभी भी विपरीत नहीं बन सकता है। तो 3 के विपरीत में न तो 1 आएगा न 5, तो बचा कौन? तो बचा है 6, यानी 3 के विपरीत में आपका हो जाएगा 6, क्योंकि 2 और 4 तो एक दूसरे के अपोजिट में पहले से ही है। अब बाकी का जो 2 नंबर बचा है, देख लीजिए 3 के अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका? 6 हो गया। अब बाकी का जो 2 नंबर बचा है वह भी एक दूसरे के अपोजिट में होगा। तो 1 के अपोजिट में क्या होगा? 5, और 5 के अपोजिट में होगा 1। हमें इस क्वेश्चन में यह बताना था कि 1 के विपरीत, 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। 1 के अपोजिट में क्या नंबर आ जाएगा? 5। तो आंसर हम लोग अपने क्वेश्चन का यहाँ पे करेंगे 5। ठीक है, चलिए एक दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड यह है कि आप जेड बनाइए। ठीक है, आपको क्या बनाना है? इस तरीके से जेड बनाना है। अब जेड के जो दोनों पॉइंट पे जो नंबर होगा ना,
जेड के इस तरीके से भी जेड बनाइए, जेड के दोनों पॉइंट पे जो नंबर होगा वही एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो सबसे पहले चलिए यहाँ से हम लोग चले अल्टरनेट में, 2 के अल्टरनेट में 4 आ गया। अब हम जेड बनाते हैं, देखिए जेड बनाते हैं बाकी के लिए, इस तरीके से जेड बनाए। अब जेड के दोनों पॉइंट पे जो नंबर्स होगा वह एक दूसरे के अपोजिट में, तो 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे एक और आप जेड बना सकते हैं, देखिए इस तरीके से जेड बनाइए, देख लीजिए जेड है ना, तो इसके अपोजिट में क्या नंबर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आप जेड मेथड का भी उपयोग ओपन डाइस के अंदर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, एक साल में कौन से 2 महीनों में एक ही कैलेंडर होगा। हमें यह बताना है कि कौन से 2 महीनों का कैलेंडर मैच कर जाएगा, कैलेंडर सेम होगा। तो कैलेंडर सेम वाले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोगों को ना इसके लिए महीने का कोड याद करना पड़ेगा। तो कोड आप 2 पार्ट में याद करिए, 255 136, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा 147 और 257, इस तरीके से आपको कोड याद रखना है सभी 12 महीने का। 12 कोड है, इसको 2 पार्ट में आप याद रख सकते हैं, बहुत काम आएगा आगे भी। 255 136 147 257 सभी 12 महीने का कोड। यह कोड आपका किसका है, जनवरी का, यह फरवरी का, यह मार्च का, यह अप्रैल का, यह कोड मई का, यह कोड जून का। आगे चलिए, यह आपका जुलाई का, यह अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का, सभी 12 महीने का कोड हो गया। अच्छा, यह जो कोड है ना, यह आपका कोड नॉर्मल ईयर में होता है, साधारण वर्ष में। लेकिन अगर केस लीप ईयर का हो जाए ना, लीप ईयर का, लीप वर्ष का, तो एक जगह चेंज होता है, बस जनवरी का कोड 1 घट जाता है और फरवरी का भी, बाकी का कोड आपका सेम रहता है। यानी केस अगर लीप ईयर का हो तो जनवरी का कोड 1 होगा, फरवरी का कोड 4 होगा, 1 कम हो गया, बाकी का कोड आपका सेम रहता है, नॉर्मल ईयर में भी और लीप ईयर में भी। अब आइए हम आपको याद कराते हैं इसको कि याद कैसे रखिएगा। देखिए जनवरी, तो 1 जनवरी से कोई भी काम हम लोग नहीं करते जनरली, है ना। दूसरी से छुट्टी का दिन होता है तो 2 जनवरी से शुरू करते हैं, तो जनवरी का कोड 2, फरवरी का कोड 5, इसको याद रखिए आप। मार्च का कोड 5, मार्च में लेटर भी 5 ही होता है, MARCH, मार्च में लेटर भी 5, मार्च का कोड भी 5। 1 अप्रैल मूर्ख दिवस मनाते हैं हम लोग, है ना, 1 अप्रैल मूर्ख दिवस, तो अप्रैल का कोड 1। मई में लेटर भी 3 होता है, MAY, तो मई का कोड भी 3। जून 6ठा महीना है तो जून का कोड 6 हो गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जुलाई, सेकेंड हाफ आपका जुलाई में शुरू होता है तो 1, है ना, सेकेंड हाफ शुरू हुआ है तो फिर से 1 से शुरू करेंगे, जुलाई का कोड 1। अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 4। सितंबर और दिसंबर, दिसंबर सबसे बड़ा महीना है, 12वां महीना है, तो इसका 7 और सितंबर दोनों का तुकबंदी भी हो रहा है, सितंबर और दिसंबर, है ना, इस दोनों का कोड क्या है, 7। 2 अक्टूबर गांधी जयंती बनाते हैं, अक्टूबर का कोड 2 और नवंबर का कोड 5। इन कोड को अगर आप याद रखते हैं ना तो कई टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर तारीख का दिन भी निकालना होता है तो वहां भी हम लोग इसी कोड का उपयोग करते हैं। तो हमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताना था, बताना है कि कौन से 2 महीनों का कैलेंडर सेम होगा। ऑप्शन में चलिए, ऑप्शन में क्या है, अप्रैल और जुलाई, तो चेक करिए। अप्रैल का कोड देखिए, ऑप्शन ए के अनुसार अप्रैल का कोड है 1 और जुलाई का कोड है 1, तो दोनों का कोड मैच कर गया। इसका मतलब कि अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा, ठीक है। दोनों का कोड, जिन 2 महीनों का कोड समान होगा ना, उन 2 महीनों का कैलेंडर आपका सेम होगा। अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर को जरूर जाके आप चेक करिएगा। अगर नॉर्मल ईयर रहे तो अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर को चेक करिए, लीप ईयर में भी हो जाएगा, क्योंकि लीप ईयर में तो यहीं पे दिक्कत होगा ना, जनवरी फरवरी में, बाकी तो सेम रहेगा। तो कैलेंडर मैच करा के देख लीजिए, 1 अप्रैल को जो तारीख होगा 1 जुलाई को वही तारीख होगा, 2 अप्रैल को जो तारीख होगा 2 जुलाई को वही तारीख होगा, यानी कैलेंडर पूरा का पूरा क्या होगा, मैच कर जाएगा। आगे देख लीजिए, दूसरा विकल्प है अक्टूबर और दिसंबर, तो अक्टूबर और दिसंबर का कोड देखिए, अक्टूबर का कोड 2, दिसंबर का कोड 7, तो क्या अक्टूबर और दिसंबर का कैलेंडर मैच करेगा, नहीं मैच करेगा, तो विकल्प भी हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यह क्वेश्चन आपका क्लॉक से है, बोला क्या गया है, देखिए 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष में डैश आगे बढ़ती है, मतलब कितना आगे बढ़ता है, कितना ज्यादा चलता है, हमें यह बताना है। हमें क्या बताना है कि 16 मिनट में मिनट का जो सुई है वह घंटे की सुई के सापेक्ष में कितना आगे बढ़ता है। तो देखिए मिनट की सुई का पहले हम आपको रफ्तार बता दें कि जो मिनट वाला सुई है ना उसका रफ्तार होता है 6 डिग्री प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में यह 6 डिग्री, है ना, 6 डिग्री चलता है, 6 डिग्री प्रति मिनट, मिनट वाला सुई।
और जो आवर वाला सुई होता है, जो घंटे की सुई होता है, वह चलता है आपका आधा डिग्री प्रति मिनट, है ना। जितना मिनट उसका आधा डिग्री का कोण यह बनाता है। यह इस दोनों का रफ्तार हो गया। मिनट वाले सुई का यह रफ्तार है, घंटे वाले सुई का यह रफ्तार है। अच्छा, आप रफ्तार निकालोगे कैसे अगर कभी निकालना पड़े? तो देखिए, मिनट वाला सुई जो है वह पूरा एक चक्कर, है ना, इस तरीके से पूरा एक चक्कर यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, इस पॉइंट से मान लीजिए चलना शुरू किया, वापस एक चक्कर जब लगाएगा तो उसको समय लगता है 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। तो 60 मिनट में यह पूरा का पूरा एक सर्कल बनाता है, मतलब 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का कोण बनाता है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 6 डिग्री। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो बस आपको यह 2 बातें याद रखनी है क्लॉक टॉपिक के अंदर। अब चलिए, दोनों सुई का रफ्तार पता हो गया। मिनट का सुई 6 डिग्री का कोण बनाएगा 1 मिनट में, और घंटे की सुई आधा डिग्री का कोण बनाएगा 1 मिनट में। हमें क्या पता करना है इस क्वेश्चन में कि 16 मिनट में, तो 16 मिनट में देखिए कि मिनट का सुई कितना डिग्री चलेगा 16 मिनट में, तो 16 गुने 6, 16 गुने 6 यानी कि 96 डिग्री चलेगा। 96 डिग्री प्रति मिनट 6 डिग्री, तो 16 मिनट में 16 छके 96। अगला देख लीजिए, जो घंटा का सुई है वह कितना डिग्री चलेगा? तो प्रति मिनट आधा डिग्री, तो 16 मिनट में 16 का आधा यानी कि कितना डिग्री चलेगा? 8 डिग्री चलेगा। मिनट आवर वाला सुई जब भी निकालना होगा तो आधा कर देना है, मिनट वाला सुई निकालना होगा तो 6 गुना कर देना है। तो 16 मिनट में 16 छक्के 96, है ना। 16 मिनट में घंटे वाला सुई 8 डिग्री, मिनट वाला सुई 96 डिग्री। कितना अधिक चला, कितना आगे बढ़ा? तो 96 8 से कितना ज़्यादा है? 88 ज़्यादा है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? हमारा आंसर इस क्वेश्चन का होगा 88। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यह आपका सीटिंग अरेंजमेंट से है। बोला है MNPRTWF और H केंद्र की ओर मुँह किए एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। देखिए 8 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो सबसे पहला काम हम यह करेंगे कि सभी 8 व्यक्तियों को बैठने के लिए हम जगह बनाएंगे। ठीक है, चलिए सभी 8 व्यक्तियों को बैठने के लिए आप जगह बनाइए। हम 8 सीट बनाते हैं इस तरीके से। पहला पर्सन यहाँ बैठेगा, दूसरा यहाँ, इस तरीके से कुल मिला के आपको क्या करना है? 8 सीट आपको बना लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबका चेहरा केंद्र की ओर है, तो सबका चेहरा हम केंद्र की ओर कर दिए। क्वेश्चन के पहले लाइन में चलिए, बोला है PM के बाएं तीसरा, PM के बाएं तीसरा। तो पहले पर्सन को पूरे अरेंजमेंट में कहीं भी आप बिठा सकते हैं। तो पहला पर्सन M है, M को बिठा दिए। अब M का बायां इस तरफ होगा, M का दायां इस तरफ होगा। क्योंकि चेहरा इसका केंद्र की तरफ है तो इस तरफ M का बायां और इस तरफ M का दायां। तो PM के बाएं तीसरा, M के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे हम बिठा दिए P को। ठीक है, P कहाँ पे बिठाना था? P को M के बाएं तीसरा। आगे देखिए, और T के दाएं दूसरा। P जो है M के बाएं तीसरा है और T के दाएं दूसरा। अब T को कहाँ बिठाएं कि T के दाएं दूसरा हमें P दिखे? तो अगर T को हम यहाँ बिठाते हैं तो T का दायां इस तरफ होगा, तो T का दायां पहला, T का दायां दूसरा, हमें P दिखाई देगा। तो देखिए P M के बाएं तीसरा और T के दाएं दूसरा हो गया। क्वेश्चन के पहले लाइन का काम कर लिए। अब बढ़ते हैं आगे। अगला लाइन देखिए क्या बोला है, NP के दाएं दूसरा, P के दायां इस तरफ, P के दाएं पहला, दूसरा, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? N बैठा हुआ है। NP के दाएं दूसरा। आगे देखिए, अब बोला है कि RW के दाएं दूसरा है, RW के दाएं दूसरा। तो इसमें ना तो R बैठा हुआ है ना W बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला है? जो। अच्छा, यह जो वर्ड होता है ना, 2 व्यक्ति में से बाद वाले के लिए होता है। तो RW के दाएं दूसरा है, जो किसके लिए है? W के लिए। तो WM के दाएं दूसरा, WM के दाएं दूसरा। तो M के दाएं पहला, दाएं दूसरा, यहाँ पे कौन बैठा है? W। और W बैठ गया तो R को भी बिठा सकते हैं, क्योंकि R जो है W के दाएं दूसरा। तो W के दाएं पहला, W के दाएं दूसरा, यहाँ पे कौन बैठा है? R बैठा है। R W के दाएं दूसरा हो गया। ठीक है, आगे चलिए। अब बोला है आगे कि FP का निकटतम पड़ोसी नहीं है। FP का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो F यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, तो हम F को यहीं पे बिठा देंगे। क्योंकि 2 ही जगह खाली है, इसमें से F को हम यहाँ नहीं बिठा सकते, क्योंकि F को यहाँ बिठाएंगे तो P का पड़ोसी हो जाएगा, तो हम यहाँ F को बिठाएंगे।
अब बचा कौन, बचा है पर्सन H, तो और सीट भी एक बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम बचे हुए पर्सन को बिठा देंगे। तो 8 व्यक्ति आपका बैठ गया है। अब इसके बेसिस पर अपने क्वेश्चन का हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हम आते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इसके बेसिस पर पूछा गया है। देखिए कुल मिला के यहाँ पे ना 5 क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ही क्वेश्चन है यहाँ पे। इन चारों क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, H का पड़ोसी कौन है। तो H का पड़ोसी P भी है और N भी है, तो P और N हो जाएगा विकल्प A आंसर। पड़ोसी या निकटवर्ती का मतलब होगा दोनों तरफ, ठीक है, आगे पीछे दोनों। आगे N के संदर्भ में R का स्थान बताइए। R का स्थान बताना है, R का स्थान किसके संदर्भ में, N के संदर्भ में। तो N से चलिए, N के बाएं पहला, बाएं दूसरा, बाएं तीसरा। बाएं को तीसरा विकल्प बी आंसर हो जाएगा। बाएं को तीसरा, थर्ड टू द लेफ्ट, बाएं को तीसरा। अगर यह ऑप्शन नहीं होता तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दाएं पांचवा भी हो सकता है ना। आर जो है इनके दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दाएं पांचवा या बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, जो ऑप्शन में होगा वह आंसर हम लोग करेंगे, ठीक है। बाएं तीसरा भी और दाएं पांचवा भी। अगला, N और T के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। N और T के बीच 1 2 3, इस तरफ से भी चलिए 1 2 3, किसी भी तरफ से चलिएगा। N और T के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अगला, W के तुरंत दाएं कौन है। W के तुरंत दाएं, W से चलिए, W के तुरंत दाएं कौन है, T है, तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, T होगा। तो एक बार पर्सन को अगर आप बिठा लिए हैं ना, यहाँ पे बिठा लिए हैं, तो फिर कोई भी क्वेश्चन का आंसर करना आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें बताना है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज काउंट करना है। अब त्रिभुज काउंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कि इसमें से बेसिक फिगर पहचानते हैं। तो देखिए एक तो बेसिक फिगर यह वाला है, ठीक है, एक तो बेसिक फिगर आपका यह वाला है, ठीक है, और दूसरा जो बेसिक फिगर है वह आपका यह वाला है। इस दोनों बेसिक फिगर को पहचानिए। इस वाले फिगर में देखिए त्रिभुज काउंट करने का तरीका क्या है कि नंबरिंग करिए और उसके बाद ऐड कर दीजिए। तो 1 और 2 3, इसमें 3 है, वैसे भी काउंट करिए, 2 छोटा छोटा 1 बड़ा, तो ऐसी आकृति में कितना त्रिभुज, 3। इसमें तरीका क्या है कि नंबरिंग करिए और जो सबसे बड़ा नंबर आया उसको 2 गुना करिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे बड़ा नंबर आया है 8, 8 का डबल 16, यानी इस आकृति में 16 ट्रायंगल होगा। काउंटिंग ऑफ फिगर हम पढ़ा ही चुके हैं। देखिएगा क्या तरीका हमने बताया, ऐसी आकृति में नंबरिंग करिए, सभी खाने में नंबरिंग करिए, जो भी इंडिविजुअल ट्रायंगल आपको दिख रहा है उसमें नंबरिंग करिए और जो सबसे बड़ा नंबर है उसको डबल करिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16 और इसमें 3। अब आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो इस वाले बेसिक फिगर को आप अलग करिए। इस वाले बेसिक फिगर में कुल कितना त्रिभुज हो जाएगा, इस वाले में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16, तो 16 तो यह हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए। अब आप क्या करिए ना कि इस वाले को देखिए, ऐसा वाला जो भी है ना, इसमें कितना होगा 3, इधर भी क्या है 3, इधर भी क्या है 3, इधर भी क्या है 3, तो 3 6 9 12, 12 यह हो गया, 16 12 28, 28 तो आपका ट्रायंगल वैसा है जो बेसिक फिगर में है ना, बेसिक फिगर में, यानी ऐसा वाले में और ऐसा वाला में। इसमें आपका 16, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 चौके 12 और 16 28, 28 तो यह हो गया। आगे बढ़िए। अब देखिए, अब हमें ऐसे ट्रायंगल को काउंट करना है जो इस दोनों आकृति के मिलने से बना हो, जो आपका इसमें शुरू होगा और इसमें खत्म होगा। ऐसे फिगर को आपको काउंट करना है, ऐसे ट्रायंगल को काउंट करना है। तो देखते रहिएगा, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, यह जो ट्रायंगल है वह तभी आपका बनता जब इस वाले मतलब ऐसी वाली आकृति को इस वाली आकृति के साथ मिलाएंगे। जब यह अलग होगा, यह अलग होगा, तो यह ट्रायंगल आपका नहीं बनेगा। यह जो ट्रायंगल बना है यह दोनों बेसिक फिगर के मिलने से बना है। तो एक ऊपर से ऐसा बना और एक नीचे से ऐसा बना, देख लीजिए, यानी कितना एक्स्ट्रा बना, 2 एक्स्ट्रा। तो 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा बना है, उसी तरह से 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा बनेगा, देख लीजिए सेम ही चीज़ तो है सब जगह। 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा, फिर उसी तरीके से 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा, यानी हर जगह 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा और 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो 1 2 3 4, 2 चौके 8, 8 और नया ट्रायंगल बनेगा। तो 16 12 28 और 8 36, यानी कि कुल मिला के कितना ट्रायंगल हो जाएगा आपका 36, है ना। 16 इसमें, 3 चौके 12 इसमें, 16 12 28। अब इस दोनों फिगर के मिलने से 2 नया बना है, एक ऊपर से एक नीचे से, 2 4 6 8, है ना, 8।
तो 28 और 8 कितना हो जाएगा 36। तो कुल मिला के त्रिभुज का संख्या हो जाएगा आपका 36। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ब्लड रिलेशन से है, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त हम दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहला आपको ध्यान रखना है जनरेशन का, दूसरा जेंडर का। जनरेशन के अनुसार इस धरती पर जो पहले आया है उसको ऊपर लिखिए, जो बाद में आया है उसको नीचे लिखिए। जेंडर के अनुसार जो भी पुरुष होगा उसको ट्रायंगल के अंदर, महिला को सर्कल के अंदर। प्लस माइनस उपयोग नहीं करना है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है तो सबसे पहले तो ए और बी को साथ में आप लिखिए, क्योंकि भाई है तो सेम जनरेशन का ही होगा। और ए का जेंडर क्लियर है कि ए भाई है, इसका मतलब ए पक्का पुरुष होगा, तो ए को रखिए ट्रायंगल में, ए बी का भाई हो गया। आगे सी ए का पिता है, सी ए का पिता है तो सी कहाँ रहेगा, ए के ऊपर, और पिता है तो इसको रखिए ट्रायंगल में क्योंकि पुरुष है ना। पिता का मतलब पुरुष है, पिता है तो एक जनरेशन ऊपर। आगे डी सी की बहन है, डी सी की बहन है, सी की बहन कौन है, डी, तो सी डी कहाँ रहेगा, सी के साथ, और बहन है तो इसको रखिए आप सर्कल में, डी सी की बहन हो गया। आगे ई डी की माता है, डी की माता कौन है, ई, तो ई कहाँ रहेगा, डी के ऊपर, और माता है तो इसको कहाँ रखेंगे, सर्कल में। बस इतना काम आपको करते चलना है। अब आगे हमें क्या बताना है, बी का ई के साथ क्या संबंध, बी का संबंध बताना है, यानी कि बी कौन है, बी कौन है किसका, ई का, बी कौन है, ई का। तो देख लीजिए ई का कौन होगा, ई की यह पुत्री, इसके नीचे है तो इसके नीचे इसका पुत्र या पुत्री होगा, किसी भी पर्सन के नीचे केवल उसका संतान होगा। तो ई का यह पुत्री है, यह पुत्र है, तो ई के पुत्र, ई का यह क्या होगा, सी पुत्र होगा, और बी जो है इसका पुत्र या पुत्री होगा। तो अगर यह लड़का होगा तो सी का पुत्र होगा, और अगर यह लड़की होगा तो सी की पुत्री होगा। जेंडर क्लियर नहीं है तो बी जो है सी का या तो पुत्र या पुत्री, तो ई के पुत्र का पुत्र तो पोता हो जाएगा, और ई के पुत्र की पुत्री तो पोती हो जाएगा। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बी वास्तव में क्या है, पुरुष है कि महिला। पुरुष होता तो पोता हो जाता, महिला होता तो पोती हो जाता। तो आंसर हम लोग इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, आंकड़े अधूरे हैं, जानकारी अपर्याप्त है। हम लोग यह नहीं निकाल पा रहे हैं कि बी वास्तव में ई का कौन है, बी का ई के साथ क्या संबंध, यानी बी कौन है किसका, ई का। तो बी का जेंडर ही क्लियर नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कि यह कौन है। यह नाती पोता भी हो सकता है और पोती भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंकड़े अधूरे है, जानकारी अपर्याप्त है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, ब्लड रिलेशन का यह भी है। सविता ने एक लड़के का यह कह के परिचय कराया, सविता एक लड़के का परिचय करा रही है। अब बोलने वाली सविता है, सविता क्या बोली है कि वह मेरे मामा जी, सविता क्या बोली है कि मेरे मामा जी के पिता, तो मामा जी के पिता यानी कि नाना, नाना की इकलौती पुत्री, तो नाना की इकलौती पुत्री यानी कि माता हो जाएगी, नाना की इकलौती पुत्री यानी कि माता हो जाएगी। नाना की पुत्री बोलता तो आपकी मौसी भी हो सकती है, लेकिन नाना की एकमात्र पुत्री तो वह आपकी माता ही होगी, ठीक है। तो बोला है यहाँ पे कि मेरे मामा जी के पिता यानी नाना की इकलौती पुत्री यानी माता, और माता का पुत्र यानी कि भाई। तो लड़का सविता का क्या है, लड़का जो है वह सविता का भाई हो जाएगा। फिर से देखिए, मेरे मामा जी के पिता यानी नाना की इकलौती पुत्री यानी कि माता, नाना की इकलौती पुत्री यानी माता, माता का पुत्र तो माता का पुत्र यानी भाई होगा। तो लड़का जो है वह सविता का क्या है, भाई। आंसर हम लोग कर लिए भाई। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आइए। यह क्वेश्चन आपका सिलॉक्स का है, देखिएगा क्या बोला गया है। हम लोग सिलॉक्स के क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, तो कथन के हिसाब से वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम के बेसिस पर निकालते हैं निष्कर्ष। अब आइए वेन डायग्राम बनाते हैं। बोला है कुछ कलम तलवार है, तो यहाँ पे हम बना दिए कलम, यह हो गया कलम, और कलम का कुछ भाग जो है वह किसके साथ कॉमन कर देना है, तलवार के साथ। तो कुछ कलम हो गया तलवार, ठीक है। आगे चलिए, अब इसके आगे क्या बोला है, कुछ कलम तलवार, फिर सभी तलवार कुत्ता, जो भी तलवार है ना सबका सब क्या है, कुत्ता, तलवार के ऊपर से कुत्ता, सभी का वेन डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं। कुछ कुत्ता लोमड़ी, कुत्ता का कुछ भाग क्या है, लोमड़ी है। बस जो बिल्कुल स्पष्ट होगा ना वेन डायग्राम में आप उसी को लिखिएगा, हो गया। अब चलिए निष्कर्ष निकालते हैं। कथन के हिसाब से वेन डायग्राम, कुछ कलम तलवार, सभी तलवार कुत्ता, और कुछ कुत्ता लोमड़ी। पहला निष्कर्ष बोला है कुछ कलम लोमड़ी है, कुछ कलम लोमड़ी है। तो देखिए, तो कलम अलग है, कलम अलग है, लोमड़ी अलग है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। यह निष्कर्ष हमारा गलत होगा, क्योंकि निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। दूसरा, सभी कुत्ता तलवार है, क्या सभी कुत्ता तलवार है, नहीं।
ना सभी तलवार कुत्ता है, सभी कुत्ता तलवार कब होता है, जब अंदर में कुत्ता ऊपर से तलवार, तो यह निष्कर्ष भी गलत है। तीसरा, सभी लोमड़ी तलवार है, देखिए तो क्या सभी लोमड़ी तलवार है, नहीं, तलवार अलग है लोमड़ी अलग है, यह भी नहीं। तो तीनों का तीनों निष्कर्ष क्या है आपका, गलत है। तो हमारा आंसर देखिएगा क्या होगा, सभी अनुसरण करते हैं, नहीं होगा, है ना, आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला है कि अमर बद्री के दक्षिण में, अच्छा दिशाओं को थोड़ा यहाँ पे आप समझ लीजिए, ठीक है, 2 क्वेश्चन है इससे, इसको आप समझ लीजिए। हमेशा आपको क्या करना है, दाहिने हाथ की तरफ लेना है पूरब दिशा, और बाएं हाथ की तरफ आपको लेना है पश्चिम दिशा। ऊपर में आपको लेना है उत्तर दिशा, और नीचे में आपको लेना है दक्षिण दिशा। अच्छा, इस दोनों के बीच का जो दिशा होगा उसको भी आप तय कर लीजिए, जैसे दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो दिशा होगा वह क्या होगा आपका, दक्षिण पश्चिम होगा, सीधी सी बात है। उत्तर और पूरब के बीच का जो दिशा होगा वह क्या होगा आपका, उत्तर पूरब होगा। उसी तरीके से दक्षिण और पूरब के बीच का जो दिशा होगा वह दक्षिण पूरब हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम बात करें इस वाले का, तो उत्तर और पश्चिम के बीच का दिशा है तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। कुल मिला के यही 8 दिशा है, और इसी के बेसिस पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, अगर हम बोले कि कोई पर्सन इस तरफ चला है तो कौन से दिशा में चला है, तो ध्यान से देखिए कि यह पर्सन नीचे की ओर चला है कि ऊपर की ओर, सर नीचे की ओर चला है, तो नीचे की ओर कौन सा दिशा है, दक्षिण, लेकिन सीधे नीचे नहीं चला है, सीधे नीचे नहीं चला है, नीचे भी है और बाएं तरफ भी है। सीधे नीचे होता तभी दक्षिण होता ना, तो नीचे भी है और बाएं तरफ भी है, तो बाएं तरफ कौन सा दिशा, पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में पर्सन चला है ना। नीचे की ओर दक्षिण, ऊपर की ओर उत्तर, दाहिने हाथ की तरफ पूरब, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, तो यह पर्सन नीचे भी चला है और बाएं हाथ के तरफ भी चला है। तो नीचे चलने की वजह से दक्षिण और बाएं हाथ की तरफ की वजह से पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। अब आइए इसके अकॉर्डिंग, इसी 8 दिशा के बेसिस पर हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर करते हैं। बोला है अमर बद्री के दक्षिण में, अमर कहाँ है, बद्री के दक्षिण में, तो पहले बद्री को बिठाते हैं, और बद्री के दक्षिण में अमर है, दक्षिण यानी कि नीचे, तो यहाँ पे आपका अमर हो जाएगा, ठीक है। अमर बद्री के दक्षिण में, दक्षिण का मतलब नीचे, तो अमर जो है बी के नीचे है, बस आगे चलिए। और चंदू बद्री के पूरब, चंदू कहाँ है, बद्री के पूरब, पूरब किस तरफ है, दाईं हाथ की तरफ, तो चंदू जो है बद्री के पूरब, यानी कि यहाँ पे चंदू होगा, बद्री के पूरब यानी बद्री के दाईं हाथ की तरफ। अब हमें बताना इस क्वेश्चन में कि चंदू के सापेक्ष में अमर किस दिशा में, अमर किस दिशा में है, किसके सापेक्ष में, चंदू के सापेक्ष में, तो देखिए इस दिशा में होगा। यह कौन सा दिशा है, यही वाला दिशा है ना, यह जो डायरेक्शन है वह नीचे की ओर है तो दक्षिण, और बाएं हाथ की तरफ है तो पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। आंसर विकल्प डी, देख लीजिए इसको, किस दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। हमें बताना था चंदू के सापेक्ष में अमर किस दिशा में है, तो अमर जो है नीचे और बाएं हाथ की तरफ, तो दक्षिण पश्चिम दिशा है ना। बी से पूछता तब तो दक्षिण होता, लेकिन सी से पूछा है तो सी के नीचे भी है और दाहिने हाथ की तरफ भी है, सॉरी बाएं हाथ की तरफ भी है, तो नीचे का मतलब दक्षिण और बाएं हाथ की तरफ का मतलब पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित कूट भाषा में ब्रैकेट का कोड है DPC AMCV, यही है ना। अच्छा देखिए, बी से पहला लेटर यहाँ बी है और यहाँ पे डी है, तो बी 2 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, तो +2 किया पहले लेटर में, ठीक है। दूसरे लेटर में देखिए R 18 पे, P 16 पे, -2 किया। क्या यही +2 -2 का पैटर्न चल रहा है, तो आगे चेक करते हैं। A 1 पे, C 3 पे +2 किया, ठीक है। आगे चलिए, और C आपका 3 पे, A 1 पे -2 किया, यानी पैटर्न समझ में आ रहा है ना। पहले क्या किया, पहले लेटर में +2, दूसरे में -2, फिर +2, फिर -2, तो वैसे ही करिए आप। B +2, B 2 नंबर पे, 2 और 2 4, D हो जाएगा। इसमें +2 किए, इसमें -2, 12 -2 10, 10 नंबर पर J हो जाएगा। आगे चलिए, O 15 नंबर पर, 15 2 17 Q हो जाएगा। अब माइनस करेंगे 2, C 3 नंबर पर, 3 - 2 1, 1 नंबर पर A हो जाएगा। माइनस किए तो प्लस करेंगे, 11 और 2 13 के 11, 11 2 13, 13 नंबर पे M हो जाएगा। तो DJQAM, DJQAM आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी होगा। पैटर्न आपको ध्यान रखना है, पहले क्या हुआ है, प्लस हुआ है, +2 हुआ है, फिर -2, तो +2 -2 +2 -2 का यही पैटर्न आपका चला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि नागार्जुन एक शूटिंग स्थल पर है और पश्चिम की ओर सम्मुख है। नागार्जुन का चेहरा भी किस दिशा में है, पश्चिम की ओर है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़िए। अब क्या बोला है, अब आगे बोला है कि पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूमा, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, उसी दिशा में कहने का मतलब कि दक्षिणावर्त भी 180 डिग्री घुमा है, 180 डिग्री फिर क्लॉकवाइज घुमा, फिर 270 डिग्री वामावर्त, फिर 270 डिग्री यह वामावर्त घूमता है यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। वामावर्त का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा, है ना, बाएं यानी घड़ी के विपरीत दिशा, और दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी के दिशा। दक्षिणावर्त इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और दूसरा आपका क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम लोग वामावर्त भी बोलते हैं, ठीक है, वामावर्त। सर्कुलर डायरेक्शन यही दो होता है। अब क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है कि नागार्जुन का चेहरा पश्चिम दिशा में है, वह पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, फिर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा। अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा, तो समझिएगा पहला काम आपको क्या करना है कि जितने भी क्लॉकवाइज है उसको एक साथ लिखिए और जो भी एंटी क्लॉक है उसको एक साथ। तो क्लॉकवाइज आपका जो भी है उसको जोड़िए, तो 45 में 180 जोड़ेंगे तो 225 डिग्री, तो 225 डिग्री आपका क्या होगा, 225 डिग्री आपका क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब आगे, और 270 डिग्री क्या है, 270 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज है। अब आप इस दोनों को घटा लीजिए, क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज घटाइए, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाइए, 270 में से 25 माइनस करेंगे कितना होगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉक, तो जो बड़ा होगा दोनों में से बड़ा यह है, और यह क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमारा आंसर होगा। तो पश्चिम दिशा से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलिए, यहाँ पे देखिए अभी एक क्वेश्चन बनाए थे डायरेक्शन का, है ना, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पश्चिम दिशा से, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, और कितना चलना है, 45 डिग्री, यहाँ तक चलेंगे तो 90, पश्चिम दिशा से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो दक्षिण पश्चिम, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, विकल्प डी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, आखिरी क्वेश्चन था। चलिए तो आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।